मैं इस बात से सहमत हूं क्योंकि मैंने अपने पत्रकारीय जीवन में इस बात को देखा है अशोक बाबू कि लिखा कुछ जाता है और होता कुछ है ना। जिसके पास शक्ति है उसका इशारा ही बहुत होता है। क्या कागज में क्या लिखा छोड़ दीजिए, ठीक। इसलिए मैं इस बात से बिल्कुल मुतमईन हूं कि वक्फ बोर्ड का चेयरमैन सरकार की मर्जी के बिना नहीं बन सकता, कोई नहीं बन सकता। मुतवल्ली की हिम्मत है, नहीं सरकार की वजह। ये बात जो मौलाना साहब ने उठाई ये महत्वपूर्ण है और मैं राज्य सरकार से इस आग्रह भी करूंगा कि ये जो शख्स हैं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन, इनकी जांच कराइए। और ये बात ठीक है, क्या पूरी धरती पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही काबिल आदमी है? नहीं ना। फिर वो लगातार क्यों है? उसके पीछे क्या कारण है? पीछे के कारणों को समझना बहुत जरूरी है। मौलाना साहब आप रुकना होगा। मायावती जी के समय का सिपाही उस चौकी में पोस्टेड नहीं रहा, अखिलेश जी की सरकार आई। अखिलेश जी के समय का सिपाही भाजपा में नहीं रहा, क्या? लेकिन वो लगातार बना है। ये हमको ना समझाओ, ये सब बातें हम सब पर्दा हटा के रख देंगे। फिर अशोक जी गलत तो नहीं कह रहे, उसमें कुछ तो फेविकोल का जोड़ है। न मायावती नकार पाई, न अखिलेश यादव नकार पाए, न बीजेपी नकार पाई। वो फेविकोल का जोड़ क्या है, इस पर निगाह रहेगी मेरी। मौलाना साहब ने आज ठीक विषय उठाया। गरीब की हकमारी यहीं से होती है अशोक बाबू, गरीब की हकमारी ऐसे ही होती है। वक्त की मेरी इतनी सी लड़ाई है, ये जिन लोगों ने अपनी संपत्ति दान की, बहुत नेक काम के लिए दान की, कि हमारे समाज के जो गरीब गुरबे हैं, वंचित हैं, उनके परिवार सुरक्षित रह पाए, उनको रोटी मिल पाए, रोजगार मिल पाए, जीवन यापन कर पाए, इसीलिए ना वक्फ हुआ। और इसको अल्लाह की संपत्ति कहा गया, अगर मैं सही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। मौलाना साहब ज्यादा बेहतर जानते होंगे। अल्लाह की संपत्ति में आपने ये गिद्ध और चील बैठाल दिए, नोच नोच के खा रहे हैं उसको। और अशोक जी ने जो बात कही कि नहीं सबूत नहीं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। भाई हम शहर शहर जानते हैं कि जहां कोल्ड स्टोरेज बना दिया, जहां स्कूल बना दिया, जहां अपना ऑफिस बना लिए, फैक्ट्री खोल ली, कब्रिस्तान पर, दरगाह पर, दिस पर, दैट पर, वक्त की संपत्ति पर। आजम खान उसका सबसे बड़ा उदाहरण है और अतीक सबसे बड़ा उदाहरण है। क्योंकि उन दोनों में ताकत ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने बड़ी जमीन लपेट ली। जो छोटा बवाली था वो भी 2-4 एकड़ तो मारी लिया। लेकिन ये तभी हुआ जब राजनीतिक संरक्षण हुआ। मैं विपक्षी दलों से भी कहूंगा, इस ढंग से 70, 75, 73 साल से वक्फ चल रहा है ना मित्र। आजादी के बाद से ही ले लो, मुसलमान का भला नहीं हुआ, गरीब मुसलमान का। तो चलो वक्फ को बदल के देखते हैं, क्या दिक्कत है अशोक जी? समस्या क्या है? एक करवट सोने, दाएं करवट सोने से बीमारी ठीक नहीं हुई, हमने आजमा लिया, तो बाईं करवट सो के देखेंगे, कोई दिक्कत है क्या? हम 125 बार संविधान बदल दिए, संविधान में संशोधन कर लिए, आप वक्फ लगाए हो। वक्फ संविधान से बड़ा है क्या? और अगर कोई व्यवस्था परिणाम नहीं दे रही तो उस व्यवस्था को पलटा जाना चाहिए। मैं इस तरह के वाक्यों के सख्त खिलाफ हूं कि मुसलमान सड़क पर उतर आएगा, किसी कीमत पर मंजूर नहीं करेंगे। भाई क्या होता है किसी कीमत पर मंजूर नहीं करेंगे? क्या कौन सी भाषा है? अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? ये वही भाषा है जो कही जाती थी 377 नहीं हटने देंगे, कयामत तक रहेगी 370 कश्मीर में कहा, पार्लियामेंट में कहा गया था खून की नदियां बह जाएंगी। मैंने चश्मा साफ करके तुरंत देखा जिस दिन पार्लियामेंट ने उसको रिवोक किया 370 को, कि कहीं क्या बही है नदी, कहीं एक बूंद ड्रॉप नहीं आई किसी की। क्या तमाशा है मुल्क में? सीए आया तो भी हुआ, बोले नहीं जी आखिरी दम तक लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे भाई और कैसे लड़ेंगे? नहीं, गरीब का हित नहीं हो रहा, उस व्यवस्था को बदल देना चाहिए।
समाजवादी पार्टी से भी मैं आग्रह करूंगा कि अपने विरोध पर फिर से विचार करिए। ये गरीब मुसलमान के हक में नहीं है बात। जिन भी संपन्न लोगों ने अपनी संपत्तियां दान दी, ये उनके साथ भी विश्वासघात है। ये मुसलमान जो आज लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया है, इन्होंने अपने पुरखों के साथ भी गद्दारी की है, नाइंसाफी की है, जो संपत्ति दे गए दान में। और रज्जाक के साथ तो नाइंसाफी है ये, और रजिया के साथ भी नाइंसाफी है। मुझे आप बता दीजिए, कल भी मैंने इसी पे चर्चा की थी, ऐसा कोई वक्फ का सिस्टम मुझे बता दीजिए कि भाई ये वक्फ के चलते ये 5 लाख 10 लाख आदमी, गरीब परिवार मुसलमानों के, इनका जीवन बन गया। बता दीजिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि इसमें कतई दखल ना दी जाए, वो ये बताएं कि इतने बड़े वक्फ, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, 5 लाख मुसलमानों का जीवन बदला आपने? नहीं। फिर ठेकेदारों का कब्जा हो गया, भूमाफियाओं का कब्जा हो गया। वक्फ नहीं रहा, जैसे नजुल नहीं रहा। और वक्फ में मुझे खाए पिए अघाए लोगों का विरोध स्वीकार नहीं। जिनके लिए वक्फ है, गरीब मुसलमान, उनको आने दीजिए। वो कहें कि ये गलत है बदलाव, तो हम मानेंगे कि गलत है। महंगी गाड़ी में चलने वाले और बड़े वैभव के साथ रहने वाले, लावो लश्कर के साथ रहने वाले सियासतदान तय करेंगे। और मैं फिर एक बात कह के बात समाप्त करूंगा, वक्फ के इस सुधार के कदम का जितना ज्यादा जो ऊंची आवाज में विरोध करेगा, उस पर जनता का शक जाएगा कि भैया ने लग रहा है कोई जमीन का खेल लंबा कर रखा है। इसलिए इस मामले में बहुत उग्र होंगे तो शक के दायरे में आ जाएंगे। फिर लोग आपकी पड़ताल शुरू कर देंगे कि इनके आसपास देखो कितनी जमीन है, कहाँ थी, बची कि नहीं बची। ध्यान रखिए, ये गरीब की आंख का आंसू पोंछने के लिए है। इसमें खुर्द-बुर्द मत करिए। ये आपकी संपत्ति नहीं है। हर मुसलमान कहता है कि वक्फ अल्लाह की संपत्ति है। ओवैसी भी कह रहे कि वक्फ प्राइवेट पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। अरे पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है भाई मेरे, गरीब मुसलमान की तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आपकी कैसे हो गई? प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे हो गई? ये वक्फ मुसलमानों के तरफ तो पब्लिक प्रॉपर्टी ही है ना, मुसलमानों के संदर्भ में। लेकिन वो किसी सांसद, विधायक और मंत्री की व्यक्तिगत जागीर कैसे हो जाती है, ये बड़ा प्रश्न है। इस पर प्रदेश को, देश को विचार करना होगा। धन्यवाद।